हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक हमसे सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बार पूछते हैं कि सर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास, उसमें से कौन सा हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ये सवाल हमको कई बार पूछा जा चुका है। अब आज जो हम लोग इस पूरे वीडियो में इस बात पे ही डिस्कस करेंगे कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको क्या क्या कैरियर ऑप्शंस, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, उसके बाद आपको इसमें से कौन सा चूज करना चाहिए, किस टाइप के स्टूडेंट्स को कौन सा कैरियर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये चीज़ हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास जो ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं डिग्री, जिसको जो 12th वाले स्टूडेंट होते हैं वो 12th करके 4 साल का बीटेक का कोर्स करते हैं। तो आप इंजीनियरिंग में ही अपना ग्रेजुएशन का डिग्री ले सकते हैं, वो हो जाएगा आपका डिग्री। क्योंकि आप जो डिप्लोमा वाले हैं वो जब बीटेक में लैटरल एंट्री लेकर के एडमिशन लेते हैं तो वो कहलाता है आपको डिग्री कोर्स हो जाता है। तो 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा हो जाता है और 3 साल का डिग्री हो जाता है। ये कंबाइन होकर के आप 10th के बाद 6 साल में इंजीनियर बन जाते हैं। अब या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप 10th के बाद 12th कर चुके हैं तो आप 12th करके भी डायरेक्टली बीटेक कर लेते हैं। 4 साल का बीटेक होता है, 2 साल का 12th होता है। ऑल इन ऑल आपको 6 साल में ही आप बीटेक करके भी सिविल इंजीनियर बन जाते हैं और इधर आप डिप्लोमा करके, डिग्री करके भी सिविल इंजीनियर बन जाते हैं। दोनों ही टाइप की इंजीनियरिंग में 6 साल लगते हैं। दोनों में बस अप्रोच दूसरा होता है। जब आप 12th करके बीटेक करते हैं तो आप 2 साल पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को पढ़ते हैं। अगर आप साइंस में सिर्फ मैथ्स लेके चलते हैं तो, अगर आप बायोलॉजी भी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर के इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। ये सारी बेसिक्स चीज़ें, ये आई होप आपको पता होगा। अब हम लोग जब मैथ्स ले करके या तो 12th किए और उसके बाद हम लोग बीटेक किए, जैसे कि हम किए थे, हम 12th किए, उसके बाद हम बीटेक किए 4 साल, उसके बाद हम फिर 2 साल एमटेक किए। तो अब जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर रहे हैं उनको कई बार नहीं समझ में आता है कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो डिप्लोमा का जब 3rd ईयर कंप्लीट हो जाए तो आपके पास सबसे पहला जो कैरियर ऑप्शन आता है, अगर आप अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपके घर में आपके गार्जियन हैं या आपके बड़े भाई हैं या कोई मेंबर है जो अच्छे से अर्न कर रहा है, जिससे आपकी फैमिली पे आगे 2-3 साल फाइनेंशियल बर्डन नहीं आने वाला है, तो वैसे केसेस में आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आप कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद 3 साल का, आप बीटेक में लैटरल एंट्री जब लेते हैं तो वो डिग्री कहलाता है। अदरवाइज वो बीटेक का ही कोर्स होता है। आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे जहाँ बीटेक हो रहा हो, जब आप वहाँ डायरेक्टली 2nd ईयर में एडमिशन ले लेंगे डिप्लोमा के बेसिस पे, क्योंकि आप डिप्लोमा में जब 3 साल पढ़ रहे होते हैं तो वो इक्विवेलेंट टू आपको 12th प्लस 1st ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इसके बराबर हो जाता है। तो जब आप डिप्लोमा करके आते हैं तो आपको सिर्फ 3 साल इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है बीटेक में, जो आप 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर पढ़ते हैं। तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप बीटेक कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद। सेकंड, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास आगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होने का डाउट रहता है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो वो स्टूडेंट्स अगर किसी भी सोर्स से अगर वो डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका सबसे फर्स्ट टारगेट उनके लिए भी होता है कि वो सबसे पहले जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि वो सबसे पहले जॉब ज्वाइन करें। अब जॉब ज्वाइन करने में 2 टाइप के जॉब हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप आगे जब जूनियर इंजीनियर बनना चाहेंगे, डिप्लोमा के बाद आप सिर्फ जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। आप असिस्टेंट इंजीनियर या आप सीनियर इंजीनियर तुरंत नहीं बन सकते हैं। विथ टाइम आप जब सीनियर हो जाते हैं अपने फील्ड में तो वहाँ आपका प्रमोशन हो जाता है, तो आप फिर बन सकते हैं, आगे सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। बट इनिशियली जब आप डिप्लोमा पास करके आप किसी भी साइट पे या सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी कंपनीज में अगर आप ज्वाइन करना चाहिएगा तो आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो होगा जूनियर इंजीनियर का। अब जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आप अगर 3rd ईयर जब आपका कंप्लीट होने वाला है, आप उस समय अगर गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, उसमें टाइम लगता है। 6 महीने लग सकता है, 8 महीने लग सकता है, 1 साल लग सकता है। तो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है वो आता है जॉब। तो जॉब में अगर आप एस्पिरेंट हैं, आपको लगता है कि आपने अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग अच्छे से किया है या आपका सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड है, या फिर आप अगर कोचिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको एक प्राइवेट जॉब कहीं पे अपना पकड़ लेना चाहिए।
प्राइवेट जॉब पकड़ लेने से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती रहती है, आपके जो एक्सपेंसेस जो आपके ऊपर खर्च होते हैं आप उसके लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप अपना खर्चा खुद से उठा सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वैलिड होता है जो स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। अब इसी में जिन स्टूडेंट्स के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मगर वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं पढ़ाई, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए जैसे एसएससी जेई का एग्जाम होता है, जेई लेवल के जो डिप्लोमा करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट एसएससी जेई का एग्जाम होता है, या फिर अलग अलग स्टेट्स में स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। कई जगह पे एग्जाम्स नहीं होकर के मेरिट लिस्ट के बल पे ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। तो जहां मेरिट लिस्ट के बल पे मिल जाता है वो आपको लक की बात होगी। आप जब पास आउट होते हैं उस ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर अगर कोई वैकेंसी आती है जिसके लिए मेरिट लिस्ट बनेगा, ये आपको पता नहीं होता है। तो आपको ये माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि हम लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको वो एग्जाम क्रैक करना है अगर आपका टारगेट है। तो इसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहला, जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जिनके घरों से ये प्रेशर नहीं हो कि उनको तुरंत इमीडिएटली जॉब करना पड़ेगा, वो स्टूडेंट्स आपको प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है, जिनका सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर वो टोटल 15 सब्जेक्ट्स या 20 सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ के आए हैं, जिसमें से आपको 20 में से 15 या 16 सब्जेक्ट पे आपका अच्छा कमांड रहा है आपके एकेडमिक कैरियर में, तो आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं, 1 साल का आप ब्रेक ले सकते हैं। उस 1 सालों में आप अगर प्रिपरेशन करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल के स्टूडेंट हैं कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आप 1 साल का अपना टाइम ले सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल बाद आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद सेकेंड ईयर से मेरा सजेशन रहेगा कि आप कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ले, लेकिन साथ साथ आप अपनी तैयारियों को फ्री टाइम में आप अपनी तैयारी करते रहें। क्योंकि आप पहले 1 साल की तैयारी कर चुके हैं, तो अब आपको दोबारा 1 साल कंप्लीट ड्रॉप नहीं करने से भी आपका लॉस नहीं होगा, आपको टाइम का कमी नहीं खलेगा। तो ये सजेशन होगा जो स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा है, जो उनको अलाउ करता है कि वो तैयारी कर सके। अब जिन स्टूडेंट्स का सेल्फ असेसमेंट हर स्टूडेंट को अपना करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए जो 20 में से 15 सब्जेक्ट, हर एग्जाम का अपना अपना सिलेबस होता है, उन सिलेबस में भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो सारे ही तरह के एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को पता रहने चाहिए। तो उन सब्जेक्ट्स के अलावा हर एग्जाम का अलग अलग कुछ पैटर्न होता है। किसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, किसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं पूछा जाएगा, किसी में आपको स्टील स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर इस्पात लिमिटेड या फिर टाटा स्टील का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको स्टील से क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, उसमें आपको सर्वे से क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़े कम रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स को अच्छे से आप अपने एकेडमिक्स में नहीं पढ़े हैं, या फिर आप जब कोचिंग या तैयारी या खुद से आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप ये सब्जेक्ट्स नहीं कवर अप कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए 1 साल का ब्रेक लेकर के तैयारी करना मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर वैसे केसेस में आपको सेल्फ असेसमेंट करके ये खुद समझना होगा कि आप एग्जाम नहीं क्लियर अगर कर सकते हैं तो आप डिप्लोमा करने के बाद अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो बीटेक कर ले। बीटेक कर लेने से आपका स्कोप बड़ा हो जाता है। आप एसएससी जेई में सिर्फ डिप्लोमा नहीं बैठते हैं, बीटेक और एमटेक वाले भी बैठते हैं। तो अगर आपका एज है तो आप बीटेक करके भी एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। एसएससी जेई का सिलेबस डिप्लोमा लेवल का होता है, तो आप जब बीटेक कर लेते हैं तो आपको वो जो सब्जेक्ट्स आप डिप्लोमा में शायद नहीं समझे थे, वो बीटेक कर लेने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आप बीटेक करके भी उसको साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जेई को। या नहीं तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर आप जॉब कहीं प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर ले। 8,000, 10,000, 12,000 के रेंज से भी अगर आपका सैलरी स्टार्ट हो जाता है, आप अगर 3 साल तक किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे और उसके बाद जॉब ज्वाइन करेंगे, उस समय 10,000 मिले, उससे बेहतर है कि अगर 1 साल ड्रॉप करने के बाद आप अगर 2 साल जॉब कर लेते हैं तो 2 साल बाद आपका सैलरी 15,000 से 20,000 के रेंज में आ सकता है। तो 10,000 की जॉब तब ज्वाइन करने से बेहतर होगा कि 15 से 20,000 का जॉब तब कर रहे हो आप। अब तीसरा और लास्ट ऑप्शन जो मेरे हिसाब से लगता है कि ये आपका आजकल जो डेवलप हो रहा है वो है अपना एक छोटा सा स्टार्टअप करना, कोई बिजनेस सेटअप करना सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अभी जो हम ये जो सारा वीडियो में जो हम लोग सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सिविल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए डिस्कस कर रहे हैं।
अदरवाइज तो आप बिजनेस स्टार्टअप कभी भी किसी भी फील्ड का कर सकते हैं, बट अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ करना है आगे, तो तीसरा चीज़ आपके पास आता है कि आप कोई स्टार्टअप अपना करें, या फिर आप अपने शहर में आप एक फ्रीलांसर के तरह आप बिल्डिंग के या तो ड्राइंग्स बना सकते हैं, फिर ड्राइंग्स बनाने के साथ साथ आप कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट भी लोगों से ले सकते हैं कि जो आप ड्राइंग बनाते हैं, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप एज अ सिविल इंजीनियर आप साइट इंजीनियर भी बन जाएंगे, और आप किसी एक ड्राइंग जो आपको किसी क्लाइंट को पसंद आता है कि ये वाले बिल्डिंग को हम आगे बनाना चाहेंगे, तो आप उस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं कि ये वाले बिल्डिंग हम आपको कंस्ट्रक्ट करके देंगे, इसमें ये कॉस्टिंग आएगा, इसका मटेरियल कॉस्ट ये होगा। मटेरियल कॉस्ट अक्सर आपको जो क्लाइंट होते हैं वो सप्लाई करते हैं, बट जो लेबर वर्कमैनशिप होता है, जो आपका इंजीनियरिंग का, जो आप सिविल इंजीनियर हैं, आप साइट पे जा करके जो उसको इफिशिएंटली वर्क करवाते हैं, उसमें जो आप अपना टाइम सेव करके जो उसमें से आप अपने प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। तो ये आपको एक जो अभी इमर्जिंग ट्रेंड हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग में कि अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए, बाहर जॉब सेक्टर में जो क्राइसिस हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, सारे सिविल इंजीनियर्स अभी कहीं ना कहीं या तो कोई वर्क फ्रॉम होम में है, उसके साथ में वो कोई एक्स्ट्रा अपना कोई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर बहुत लोगों के अपने शहर में लिंक्स होते हैं, या फिर उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तो वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। कई बार किसी के पास खाली प्लॉट्स होते हैं तो वो उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर आपको गवर्नमेंट से सारे परमिशंस लेने के बाद, और उस सारे जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको वो अलग अलग फ्लैट्स में करके सेल कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जिसको आप प्रॉपर्टी डीलिंग कहते हैं बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें, चाहे आप फ्रीलांसिंग आप बिल्डिंग के ड्राइंग्स बनाते हो, उसके बाद आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसमें से किसी को ड्राइंग पसंद आता है, कई बार लोग आपसे सिर्फ ड्राइंग के ही पैसे आपको देते हैं, तो आप इस तरह से एक ड्राइंग का आप इंजीनियर बन सकते हैं, जो बिल्डिंग ड्राइंग्स के बिल्डिंग का आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसमें आप बिल्डिंग के ड्राइंग्स बना करके देंगे, क्लाइंट्स को वो प्लान पसंद आएगा, आपसे वो प्लान वो खरीद लेंगे, आपको पर बिल्डिंग ऐसे ही पर क्लाइंट करके आपको कॉस्ट मिलता रहेगा। कई बार लोग इसमें थोड़ा और इनहेंस कर देते हैं कि वो अपने शहर में जो वर्कर्स होते हैं, जो आपको मिस्त्री वगैरह होते हैं, उन सब से वो कांटेक्ट करके रखते हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना होगा तो आप उनको बुलाते हैं, उनको उनका कॉस्टिंग देते हैं, आप जो क्लाइंट से पैसे लेते हैं उस बीच आपका प्रॉफिट आ जाता है। तो ये 3 तरह के आपके पास कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। ये तीनों चीज़ समझदारी से डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, आपके घर से आपका फाइनेंशियल कंडीशन, या फिर आपके घर से आपका बैकिंग जिसको सपोर्ट कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको किस तरह की हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर किसी का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है तो उसके लिए सबसे पहला सजेशन और सबसे बेस्ट जो रहेगा वो यही रहेगा कि आप 1 साल गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कीजिए। अगर वो प्रिपरेशन के बाद जब आप एग्ज़ाम देते हैं आपको एक लेवल समझ में आ जाता है कि अगर एक प्रिपरेशन और करेंगे 1 साल तो ये क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप दूसरे साल के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए है कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा था, आप आगे बीटेक और फिर आप एमटेक के लिए पढ़ाई कर सकते हैं सिविल फील्ड में रहते हुए। कई बार आप एमटेक नहीं करके बीटेक के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में अगर आप एमबीए करेंगे तो आप देखे होंगे बड़े बड़े साइट्स को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स रखे जाते हैं। वो मैनेजर्स आपको बहुत ही अच्छे सैलरी ग्रेड पे रहते हैं, तो वो आपको एमटेक करने से नहीं मिलेगा, वो आपको बीटेक के बाद एमबीए करने से मिलेगा। और एमबीए में भी आपको करना होगा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसको सीपीएम कहते हैं। सीपीएम में आपको एमबीए करना पड़ेगा। फिर जो आप अपने डिप्लोमा लेवल पे जो आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस मैनेजमेंट सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए आप अपने कहीं पर आप मैनेजर बन सकते हैं। पहले आपको उसमें एमबीए कर लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपके कंडीशन क्या है, क्योंकि एमबीए आपको गवर्नमेंट एग्जाम से क्रैक करना और किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एमबीए करना, ये थोड़ा सा अगर रेशियो देखा जाए तो बहुत कम है। आपको हर स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी नहीं मिल सकती है। तो वैसे केसेस में अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो फिर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एमबीए करना बहुत ही कॉस्टली हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कैसे टाइप के स्टूडेंट हैं, उनके घर की स्टेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आप एमबीए या फिर एमटेक आप चूज़ कर सकते हैं। तो एमटेक आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आसानी से अवेलेबल हो सकता है, लेकिन एमबीए आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ही कम है। इसलिए आपको एमबीए करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपका कैरियर ऑप्शन एमबीए होगा तो आपको उसके लिए अगर एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं होता है तो उसका प्लान बी क्या होगा। तो प्लान बी यही होगा कि आप बीटेक कर चुके हैं, या तो आप कहीं जॉब ज्वाइन कर लेंगे एज ए बीटेक, या फिर कहीं पे आप एमटेक कर लेंगे।
अब आते हैं हम लोग जॉब पे, कि जॉब अगर आप करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं करके, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि आप कोई एक पार्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उस कंपनी में आपको एक कंपनी का पैटर्न होता है। अगर कंपनी सर्वे की कंपनी है तो वो सर्वेइंग कराएगी, अगर वो जैसे टाटा स्टील है तो आपको वहाँ स्टील का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में PWD है तो ज़्यादातर रोड और ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन होगा, तो एक्सपर्टाइज उनका सेट होता है। जब आप प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं तो प्राइवेट कंपनीज में बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा 98% 97% जो इंडिया का सिविल इंजीनियर्स हैं इंडिया के, वो आपको प्राइवेट सेक्टर्स में ही जॉब करते हैं। 1 या 2% 3% आपको अपना कुछ अपना एक सेटअप किए रहते हैं स्टार्टअप, और 1% है जो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको होते हैं। बाकी जो आपका मेजॉरिटी है 95% का, वो आपको प्राइवेट जॉब्स ही करते हैं। तो प्राइवेट जॉब में आपके पास अब क्या क्या ऑप्शंस आता है। तो प्राइवेट जॉब में अगर आप डिप्लोमा करके सिर्फ जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो आप या तो आप सिर्फ सिविल इंजीनियर में आप जूनियर इंजीनियर ही बन सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद आपका जो डेजिग्नेशन होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो जूनियर इंजीनियर का होता है। जूनियर इंजीनियर का काम होता है साइट पे कामों को करवाना, एग्जीक्यूशन करवाना। उसके लिए आपको साइट पे जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेस आपको पता होने चाहिए। तो आप जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स पढ़ते हैं, सर्वेइंग और एडवांस सर्वेइंग पढ़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको जूनियर इंजीनियर में होने में आपको हेल्प करते हैं। ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, ये सारे आपको मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जूनियर इंजीनियर जो साइट पे काम को करवाता है वो करने के लिए। क्योंकि एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको कई बार बार बेंडिंग शेड्यूल एक जूनियर इंजीनियर को पता होना चाहिए। आप अगर एक स्लैब बना रहे हैं, उस स्लैब में कितना लेंथ का बार कट करने के बाद आप उसको बेंड करेंगे, क्योंकि बार जो स्टैंडर्ड आता है वो 12 मीटर 13 मीटर लेंथ का आता है। तो आपको अगर 4 मीटर का अगर आप स्लैब बना रहे हैं तो उसमें कितना लेंथ आप इफेक्टिवली कट करेंगे, जो आपके डेवलपमेंट लेंथ और आपकी वो बेंडिंग, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये होता है आपको बार बेंडिंग शेड्यूल से। तो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल पता होना चाहिए। आप कंक्रीट कास्ट करने जा रहे हैं तो आपको कंक्रीट के सारे टेस्ट पता होने चाहिए। आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसलिए पढ़ना है क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको प्रोसेस बताया जाता है कि अगर आपको एक्सकेवेशन करना है तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जो हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 4th सेम में पढ़े हैं, वो 3rd सेम में पढ़े हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको काम करने का प्रोसेस बताती हैं। इक्विपमेंट्स के बारे में जानना है तो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट जो 6th सेम में आप पढ़ते हैं, उसमें आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स के बारे में पता चलता है, कुछ एडवांस आपको मेथड्स के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको साइट पे जूनियर इंजीनियर बनने में हेल्प करती हैं। अब इसके बाद जब आप बीटेक कर लेते हैं, अगर आप 3 साल का जो लोग अब ऑप्शन सोचते हैं कि हम बीटेक कर लेंगे, तो बीटेक करने के बाद जो जॉब ऑप्शंस हैं वो बहुत हो जाते हैं, क्योंकि आप एस्टिमेशन इंजीनियर का अलग से एक पोस्ट होता है। आप सिर्फ पूरे बिल्डिंग में क्वांटिटीज़ आप कैलकुलेट करेंगे, आप बार बेंडिंग शेड्यूल आपको पता रहेगा, बार बेंडिंग शेड्यूल से लेंथ निकालेंगे और आप एस्टिमेशन तैयार करेंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का। उसके लिए स्पेशली आपको एस्टिमेशन इंजीनियर रखे जाते हैं, जो आपको जूनियर इंजीनियर लेवल पे जो आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो आपको नहीं रखे जाते हैं। जब आप बीटेक कर लेते हैं तो एस्टिमेशन इंजीनियर का अलग से पोस्ट होता है। फिर आता है आपको प्लानिंग इंजीनियर। जो प्लानिंग इंजीनियरिंग में आपको जो हाईवे इंजीनियरिंग में जो आप सर्वेस पढ़ते हैं, जो आप सर्वेइंग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और आपका मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं, तो डिप्लोमा लेवल पे आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं। फिर आपको बीटेक लेवल पे भी मैनेजमेंट आता है। उसमें आप जो अभी CPM और PERT मेथड जो आप डिप्लोमा लेवल पे सिर्फ सुनते हैं, उसका थ्योरी पढ़ते हैं, उसके आगे कैलकुलेशंस होते हैं, कितना दिन में एक जॉब कंप्लीट होगा, उन सारे का आपको डेटा बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं बीटेक में मैनेजमेंट के हायर लेवल पे। तो उसको यूज़ करते हुए आप प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं। उनका काम होता है बिल्डिंग बनने से पहले, जब यहाँ आपके दिमाग में बिल्डिंग का एक इमेज चल रहा हो, तो उसको पेपर पे लाना कि ये किस तरह से, अगर आपका एक पार्टिकुलर ड्राइंग आपको पसंद आ गया है तो ये ड्राइंग को पहले आप पेपर पे वर्कआउट करते हैं कि कितना दिन इसको बनने में लगेगा, क्या इसका कॉस्टिंग आएगा, कितना आपको इसमें रिसोर्सेज लगेगा, कहाँ से आप सारी चीज़ों को ऑब्टेन करेंगे। ये सारी चीज़ों का प्लानिंग पहले होता है। तो ये इसके लिए एक अलग से पोस्ट होता है। तो इसमें जो लोग स्टूडेंट जो बीटेक में मैनेजमेंट सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वो लोग इसमें प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं। फिर आता है आपको डिज़ाइन इंजीनियरिंग। डिज़ाइन इंजीनियरिंग का काम होता है कि आपको एक बिल्डिंग का ड्राइंग पसंद आ गया, अब वो ड्राइंग जो है वो कई बार आपको आर्किटेक्ट भी बनाते हैं। तो आर्किटेक्ट्स आपको ये RCC और स्टील स्ट्रक्चर इनके कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं, वो आपको सिर्फ कॉलम बता देते हैं कि यहाँ पे कॉलम लगेगा, यहाँ पे ये डोर होगा, यहाँ पे विंडो होगा, यहाँ से ऐसे हवा आएगा, ओपनिंग आएगा, ये सब चीज़ होगा। आपको वो स्ट्रक्चर सेफ हो रहा है या नहीं, या वो अगर आप 3 स्टोरी का बनाना चाहते हैं, बाद में आप उसको 10 स्टोरी कर देना चाहते हैं, तो वो 10 स्टोरी का लोड ले पाएगा या नहीं, उसके लिए आपको
आपको कितना साइजेस का रिक्वायरमेंट होगा, जो आप डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ये फील्ड में जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो कहलाते हैं डिज़ाइन इंजीनियर। इनका काम होता है डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पे इन सारे लोड्स को पुट करना, उसको चेक करना कि ये बिल्डिंग आपका सेफ हो रहा है या नहीं। इसके लिए जो फर्स्ट ईयर में आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में आप मॉस पढ़ते हैं और थर्ड ईयर में आप टॉस पढ़ते हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जब आप बीटेक करते हैं उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस आता है, फिर आगे आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आता है, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर आता है, सोम आता है। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ करके जब आप बीटेक डिज़ाइन इंजीनियर बनते हैं तो आपका वो फील्ड हो जाता है जो आपके कैलकुलेशन पार्ट का आता है। फिर आप बीटेक करके भी साइट इंजीनियर बन सकते हैं, वहाँ पे आप जूनियर इंजीनियर नहीं बन करके असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं। तो आपके साइट का जो आपका एक्सपर्टाइज होगा, आपके नीचे जूनियर इंजीनियर्स काम करेंगे, आपको जो एफर्ट जो आप जूनियर इंजीनियर साइट पे देते हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो नॉलेज लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो मैनेजमेंट वाले काम उनके ज़्यादा होते हैं। उनका काम होता है जब जो नॉलेज बीटेक जो जूनियर इंजीनियर है जो उसके लेवल से आगे की जो चीज़ें हो जाएंगी, जो उनको समझ में नहीं आता है उसको क्लियर करते हैं जो स्टूडेंट्स बीटेक करके आते हैं। तो ये सारे फील्ड्स आपको होते हैं जब आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं अपना जॉब। अब आप बीटेक करने के बाद एक ऑप्शन और हो सकता है कि आप लेक्चरर बन सकते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। जो डिप्लोमा का कोर्स होता है उसको पढ़ाने के लिए एआईसीटी का जो मिनिमम अभी रिक्वायरमेंट है वो है कि कोई भी टीचर जिसको टीचर बनना है वो आपको बीटेक होना चाहिए डिप्लोमा को पढ़ाने के लिए, एमटेक होना चाहिए बीटेक को पढ़ाने के लिए, और पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए एमटेक को पढ़ाने के लिए। ये उनका मिनिमम कंडीशंस होता है। तो बीटेक करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, लेकिन डिप्लोमा करने के बाद आप लेक्चरर नहीं बन सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर इसको समराइज़ किया जाए तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स हैं, या फिर आपको बीटेक का कोर्स है, या अपना फ्रीलांसिंग आप कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना होगा, आपके शहर में किस तरह का पैटर्न चलता है आपको ये समझना होगा, क्योंकि हर जैसे आप दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में स्ट्रक्चर हमेशा डिज़ाइन पहले होते हैं, आर्किटेक्ट्स उसके ड्राइंग्स बनाते हैं, फिर वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, उसके बाद आपको वो गवर्नमेंट एजेंसी से पास कराया जाता है कि ये जो कैलकुलेशंस करने के बाद ये जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है ये सारी चीज़ें चेक होती है। वहाँ काम करने का प्रोसेस अलग है। जब आप बिहार में आते हैं तो बिहार में जब आप रूरल एरियाज़ में आते हैं तो यहाँ एक तो ड्राइंग्स अप्रूव नहीं होते हैं, दूसरा यहाँ आर्किटेक्ट्स ड्राइंग नहीं बनाते हैं, यहाँ एक सिविल इंजीनियर ही ड्राइंग बनाता है और वो डायरेक्टली आपको किसी भी लोकेशन पे वो बिल्डिंग तैयार हो जाता है। उसके लिए ना आपको इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको कोई इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आप बेसिक लेवल पे ये सारे कंस्ट्रक्शन को कर लेते हैं। तो अपने पैटर्न को समझना होगा कि आपके शहर में किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। कई जगह पे लोग ऐसे हैं जो आपको सिर्फ ड्राइंग्स मांगते हैं, उनको अगर आप खुद भी कहिएगा कि ये डिज़ाइन करना पड़ता है, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, आपको रेनफोर्समेंट भी इसमें बता दिया जाएगा, तो लोग उसको नहीं फॉलो करके लोग अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जो मिस्त्री आपको बताता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स आपको बताते हैं उस हिसाब से आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं लोग और अपने घर को बना देते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि आपके एरिया में किस तरह का काम होता है, क्योंकि आप अगर एक फ्रीलांसिंग आप एक कंपनी खोलते हैं जिसमें आप कहेंगे कि आप डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर करते हैं और आपके शहर में किसी को पता ही नहीं है कि रेनफोर्समेंट भी कैलकुलेट करके निकालना चाहिए, वो ऐसे ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो वैसे जगह पे आपका वो फ्रीलांसिंग जो आप स्टार्टअप करें वो नहीं चलेगा। तो आपको ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप बिहार में करेंगे आप ड्राइंग्स बना सकते हैं, ड्राइंग्स के बाद आप एस्टिमेशन कर सकते हैं कि अभी का जो रेनफोर्समेंट का रेट है वो इतना है, अभी आपके जो सीमेंट का रेट है वो इतना है, आपके बिल्डिंग में रेनफोर्समेंट इतना टन लगेगा, सीमेंट इतना केजीज लगेगा, इसके हिसाब से आपकी बिल्डिंग का एस्टिमेशन इतना आता है कॉस्टिंग मटेरियल का। फिर आप लेबर का जो चार्जेस होते हैं कितना दिन का आपको एक्सपेक्टेड उसमें लग सकता है टाइम, उसके हिसाब से एक आप लमसम कॉस्टिंग बताते हैं जो 10-20% वेरी कर सकता है, तो उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग करके दे सकते हैं। तो आप प्लान बना सकते हैं, बिल्डिंग का ड्राइंग्स बना सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं और फिर आप उसको कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। तो ये सारे आपको हैं जो आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कर सकते हैं। अब इसमें से आपको डिसाइड करना है आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, आपको क्या स्टेबिलिटी है और आगे आपका प्लान क्या है। तो इसलिए आप अपने आप को जज करें, अपने आगे के कंडीशंस को अभी से ही समझें। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो मेरे हिसाब से आपको सजेशन रहेगा कि आप अभी से ही एसएससी जेईई की तैयारी शुरू कर दें। आपके पास 1 साल अभी आपकी पढ़ाई बाकी है, तो आप थर्ड ईयर को पढ़ते हुए जब आप सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे, तो क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, एसएससी जेईई आपको लगभग 15 से 20 सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस पूछता है, तो आपके अगर अभी से ही 10 सब्जेक्ट्स का कम से कम कमांड हो जाएगा, तो आप एग्ज़ाम टाइम जब आएगा तो आप कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ करके आप अपने कट ऑफ मार्क्स को पार करने की कोशिश कर सकते हैं।
एसएससी जेई में वैकेंसी ज़्यादा होती है, तो उसमें आपको जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे बेसिस पे आपको सब कुछ अपने सेल्फ असेसमेंट से डिसाइड करना होगा कि आप आगे कौन सा कैरियर ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो आज की जो आज हम लोग जो डिस्कशन किए हैं इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे कि आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल डैड सर व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।